नमस्कार, मैं हूं भारत पुत्र इरफान शेख और आप देख रहे हैं स्टार नेटवर्क। आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम इशू पर बात करने वाले हैं मेजर अमित बंसल साहब। ये एक डिफेंस एक्सपर्ट है और बहुत बारीकी से इंटरनल सिक्योरिटी को ये मॉनिटर भी करते हैं, देखते भी हैं। इनके इनपुट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इस पर गौर करने की भी जरूरत है। थैंक यू सो मच अमित जी फॉर बीइंग इन द स्टूडियो। ये जो ब्लास्ट हुआ लाल किले में, और ये एक एपिसेंटर था, इसको लेकर के तमाम जगह इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सब लोग हिल चुके हैं और ये देखा गया है जो भी कहीं का एपिसेंटर होता है अर्थक्वेक का, तो उसका इम्पैक्ट बहुत दूर दूर तक होता है। लगभग 2000 लोगों को इंटरोगेट किया गया है। क्या है ये? देखिए इरफान जी, ये जो नेटवर्क है अभी तक, इसका मुझे लगता है कि हम शायद पूरी तरह से इस नेटवर्क को खोल नहीं पाए हैं और अभी केवल सतही तौर पर हमें कुछ नेटवर्क का पता लगा है। एक नेटवर्क फरीदाबाद की अल्फला यूनिवर्सिटी में मिला। इस नेटवर्क के तार जो थे वो सहारनपुर से जुड़े थे, लखनऊ से जुड़े थे, जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े थे और बाकी कुछ शहरों से भी जुड़े हैं, बंगाल से भी जुड़े हैं, गुजरात से भी जुड़े हैं। और लगातार अभी ये नेटवर्क कितना हमें मिल गया है, कितना ये अभी तक अनकवर हो गया और कितना भी अनकवर होना बाकी है, इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि इंडीड एपिसेंटर अल्फला यूनिवर्सिटी था, लेकिन टेररिज्म के केस में आप इसको अर्थक्वेक से तुलना नहीं कर सकते। अर्थक्वेक जो है लोकलाइज इफेक्ट होता है, लेकिन टेररिज्म जो है इसका मेन एपिसेंटर हो सकता है कहीं और भी हो। अभी तो जैसे जैसे चीजें अनकवर होंगी, नई नई चीजें पता लगेंगी और इंफॉर्मेशन अनकवर होगी तो आगे पता लगेगा। अभी तो जो घटना है वो एक के बाद एक हो रही है। पहले लाल किले में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद नौगांव में जो ये एक्सप्लोसिव वगैरह लेकर के गए थे पुलिस स्टेशन में, जहां इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, वहां भी ब्लास्ट हुआ, वहां भी 9 लोग मारे गए। तो वो भी एक रिएक्शन जो है वो इस घटना में जुड़ती है और अभी इन्वेस्टिगेशन चालू हुई है, अभी इसको वक्त लगेगा। इसमें जो एक्सप्लोसिव यूज किया गया है, तो इसको ट्रैक क्यों नहीं किया जा सका? ये क्या ये अलग था, ये क्या ये डिफरेंट था? देखिए, इंडिया की जितने हिस्ट्री को मैं देखता हूं, पूरा आतंकवाद का जो इतिहास है इंडिया के अंदर, भारत में, चाहे वो जम्मू कश्मीर रहा हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट रहा हो, अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोसिव का, जिसको हम बोलते हैं एनफो, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल एक्सप्लोसिव का, इसका इस्तेमाल आज तक कभी हुआ नहीं। इतने बड़े पैमाने पर तो कतई नहीं हुआ, तो पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ। आमतौर पर जो आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मुंबई ब्लास्ट हो, चाहे वो दिल्ली ब्लास्ट हो, चाहे वो पूरे देश में हो, सीरियल ब्लास्ट हो, इनके अंदर आमतौर पर आरडीएक्स या प्लास्टिक एक्सप्लोसिव तरह की चीजों का इस्तेमाल होता है। और भारतीय एजेंसियां इन सबको पहचानने के लिए आपके पास स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं, आपके पास एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर एक्सप्लोसिव वेपर निकलती हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये बॉम्ब एक्सप्लोसिव है, ये सही मायनों में एक्सप्लोसिव नहीं है, इम्प्रोवाइज आइटम्स है। अमोनियम नाइट्रेट एक फर्टिलाइजर होता है, उसके अंदर आपने फ्यूल मिक्स कर दिया तो वो फ्यूल ऑयल बेस्ड एक खतरनाक एक्सप्लोसिव बन जाता है। आपको याद होगा बेरूत पोर्ट पर एक एक्सप्लोजन हुआ था, इसमें कई हजार लोग मारे गए थे जी, लेबनान में। बेरूत के बंदरगाह पर एक एक्सप्लोजन हुआ था, इसके अंदर ये अमोनियम नाइट्रेट ही एक्सीडेंटली ब्लास्ट हो गया था। ये एक्सप्लोसिव नहीं था, ये केवल एक नॉर्मल फर्टिलाइजर है, बट अगर आप इसके साथ फ्यूल ऑयल को मिक्स कर देते हैं और उसको डेटोनेट कर देते हैं तो एक बहुत खतरनाक एक्सप्लोसिव बन जाता है। और इसी का फायदा आतंकवादियों ने उठाया और धीरे धीरे वो अब ट्रेडिशनल एक्सप्लोसिव, जिसको अभी भारत में लाना बड़ा मुश्किल है आज की डेट में। मुंबई ब्लास्टों के बाद भारत ने जिस तरह से सख्ती की है, भारत में आरडीएक्स जैसे एक्सप्लोसिव को लाना काफी मुश्किल है, बड़ी तादाद में तो लगभग नामुमकिन है। तो इस तरह के लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करना, और चूंकि ये फर्टिलाइजर है, अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर है, कॉमनली अवेलेबल है, तो उसकी स्मेल को ट्रैक करना, इतने बड़े कंपोनेंट को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप बाहर से आया नहीं है, लोकली परचेज किया गया है। आप बताइए, अगर कोई चीज बाहर से आती है तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। जो आपने पड़ोस में किराने की दुकान से अगर कुछ ले लिया या फर्टिलाइजर की दुकान से कुछ ले लिया, तो उसको आप कहीं से भी एक ट्रैक करना एक बड़ा डिफिकल्ट चीज हो जाती है। इसमें अमित जी एक चीज और भी देखा गया है कि हाईली क्वालिफाइड इंटेलेक्चुअल्स आर इन्वॉल्व इन दिस। तो आपको क्या लगता है कि पढ़े लिखे लोग, खासतौर पे जो डॉक्टर्स हैं, जिनका काम है मरीजों को ठीक करना, ये जान लोगों को मतलब देते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों की जान बची रहे, ऐसे लोगों को किस तरीके से रेडिकलाइज किया गया और कौन सा ऐसा नेटवर्क है जिन्होंने ये किया? देखिए, रेडिकलाइजेशन एक दिन का प्रोसेस नहीं है। हम लोग अक्सर रेडिकलाइजेशन को बोल देते हैं कि किसी ने आकर के
कुछ तकरीर की, कुछ उल्टे सीधे फोटोग्राफ दिखाए, वीडियो दिखाए और बंदा रेडिकलाइज हो गया। रेडिकलाइज के अलग अलग स्टेप होते हैं और रेडिकलाइजेशन कई सालों का प्रोसेस है। एक रेडिकलाइज करने वाला व्यक्ति जो रिक्रूटर होता है वो करीब अगर 100 सब्जेक्ट्स के ऊपर एक साथ काम करना शुरू करता है, उसमें से अंत में जाकर के वो एक व्यक्ति को रेडिकलाइज कर पाता है अपने मकसद के लिए। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसको इतनी छोटे समय में एक्सप्लेन करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन मेरा अपना निजी तौर पर मानना है कि जितने भी मैं दुनिया के जो एग्जाम्पल्स देखता हूँ, रेडिकलाइजेशन के एग्जाम्पल्स देखता हूँ, वही सब देखता हूँ, इट इज मच इजियर टू रेडिकलाइज educated person than to radicalize a uneducated person. नहीं तो आपको क्या लगता है कि ये जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन था इनका, ये क्या मोबाइल फोन यूज करते थे या इंटरनेट? कम्युनिकेशन जो है मल्टीपल होते हैं। इंस्टा के बात होती है तो नॉर्मल सोशल मीडिया नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। नॉर्मली आपका जो व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इस तरह के नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। जब उनको लगता है कि थोड़ा सा और एडवांस स्टेज में चले गए तो फिर ये पीयर टू पीयर नेटवर्क का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, एनक्रिप्टेड नेटवर्क का इस्तेमाल करने लग जाते हैं जो दुनिया की निगाह से छिपा हुआ होता है। तो अलग अलग स्टेज ऑफ रेडिकलाइजेशन में अलग अलग नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। तो आमतौर पर पता नहीं लग पाता कि किस लेवल की रेडिकलाइजेशन चल रही है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि इनको जो अब ट्रेस किया गया है तो ये कहां से तार मिल रहे हैं इनके, और बेसिक ब्लास्ट करने का इनका प्रोग्राम कब का था? ये क्या 6 दिसंबर के लिए तैयार हो रहे थे? अभी तक का क्या रिपोर्ट है? इनका प्लान क्या था इसके बारे में कहना भी बहुत मुश्किल है जब तक कि पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स नहीं आ जाती। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा इसकी जो अनकवरिंग शुरू हुई वो शुरू हुई तब जब नौगांव में कुछ पोस्टर्स लगाए गए और उन पोस्टर्स को वहां के जो एसपी थे सुदीप चक्रवर्ती, उन्होंने देखा और उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और उसी के बेस पर सहारनपुर से आदिल पकड़ा गया। उसके बाद फिर अल्फला यूनिवर्सिटी से मुजम्मिल पकड़ा गया और जब ये पूरी रेड खुली तो जल्दीबाजी में इन लोगों ने ब्लास्ट किया जिसकी वजह से जो लाल किले पर हुआ था। तो आपका मेरा ये मानना है कि कुछ बड़े प्लान्स थे। अब ये नहीं पता वो बड़े प्लान्स 6 दिसंबर के थे या उसके पहले के थे या कब के थे, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन बताएगी। कुछ बड़े प्लान्स थे जिसके लिए 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मंगाया गया था और जल्दबाजी में जो एक बॉम्ब इनके पास रेडी था, एक डिवाइस इनके पास रेडी था, इन्होंने लाल किले पर जाकर के उसको ब्लास्ट ऑफ कर दिया। नहीं तो ये जो इन्होंने ब्लास्ट किया अमित जी, क्या ये पैनिक रिएक्शन था या प्लान्ड था? ये देखिए उनके पास आप ना इसको पैनिक रिएक्शन कह सकते हैं ना उसको प्लान कह सकते हैं। ये तो ऐसा था कि उनके पास एक कार बॉम्ब रेडी था और चूंकि सारा मॉडल पकड़ा जा रहा था तो उनके पास 2 ऑप्शन बचते थे, या तो इस कार मॉडल बॉम्ब को कहीं अबेंडन करके निकल जाते या फिर उसको ब्लास्ट करके दहशत फैलाते। तो उनको लगा कि इसको प्रीमेच्योरली ब्लास्ट कर देते हैं ताकि थोड़ी दहशत ही फैले। अबेंडन करने से तो सरकार इसको पकड़ लेगी और कुछ हासिल नहीं होगा। तो अभी आपको क्या आपका क्या मानना है कि जिस तरीके से कश्मीर में हम लोगों ने स्क्रैप किया आर्टिकल 370 को और एक तरीके से टूरिज्म बूस्ट हुआ, वहां की इकोनॉमी बहुत जबरदस्त इंप्रूव की, उसके बाद जाहिर सी बात है पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ तो टूरिज्म बिल्कुल वहां की इकोनॉमी चरमरा सी गई। लेकिन कश्मीर के अलावा अब ये देखा जा रहा है कि पूरे भारत में कहीं भी ये स्प्रेड कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये खतरा कितना बड़ा है? एक क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ये कि किस तरीके से आम आदमी, सिटीजन ऑफ इंडिया वेल इन्फॉर्म्ड हो और वो किस तरीके से पुलिस को इंफॉर्मेशन दे, क्योंकि कोई भी गतिविधि जो सस्पिशियस होता है यूं ही अचानक नहीं हो जाता है और हर जगह पुलिस मौजूद हो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आम लोगों के लिए क्या मैसेज है ताकि हम इस देश को ज्यादा सुरक्षित रख सकें? देखिए पहली बात तो उसको आर्टिकल 370 से जोड़ना गलत होगा, इसका कोई रिलेशन नहीं है। आतंकवाद आतंकवाद है और ये अपने आप पनपता रहेगा और जब तक हमारा पड़ोसी देश इसको पनपाता रहेगा, इसको आग लगाता रहेगा, वो चलता रहेगा। और ये सोची समझी साजिश थी। पाकिस्तान को लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये पीछे पिछड़ रहा है, नैरेटिव वॉर में पीछे पिछड़ रहा है, तो उसको कुछ बड़े एक्शन करने थे भारत के अंदर ताकि वो अपने नैरेटिव को बिल्ड कर सके। तो उसके तहत उसने रेडिकलाइजेशन किया और ये हरकत कराया। दूसरी बात, जहां तक बात आती है इस तरह की घटनाओं को रोकने की, तो हम सभी को चौकन्ना रहना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है जो आदिल, मुजम्मिल और ये जो पूरा जो गैंग था जो अल्फला यूनिवर्सिटी में पनप रहा था, इनकी एक्टिविटीज हो सकता है बाकी के लोगों को संदेहास्पद लगी हो, इनके आसपास के लोगों को डाउटफुल लगी हो, पर उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। हाईली पॉसिबल। तो कुछ भी एक्टिविटी अपने आसपास होती है, कुछ भी ऐसी कार्रवाई होती है जो आपको लगता है कि आमतौर पर नहीं होती है लेकिन हो रही है, अनयूजुअल चीजें हैं, तो उसको तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें
पुलिस इतनी फ्रेंडली है कि आपको आकर के बात भी करेगी, आपसे चीजें भी होगी। जगह जगह पुलिस के नंबर डिस्प्ले होते हैं, नहीं होता तो आप 112 नंबर पे कॉल करते हैं, यूनिवर्सल नंबर है भारत का। फिर भी नहीं होता तो किसी पुलिस स्टेशन में वॉक करके किसी इंस्पेक्टर को, किसी सीनियर को भरोसे में लेकर के अपनी बात कहें। तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर हम जिम्मेदारी से अपने नागरिक होने का फर्ज निभाएंगे तो ये ठीक रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अभी हमें इस मॉड्यूल का पता नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने मॉड्यूल को 100% अनकवर कर दिया है। हो सकता है हमने मॉड्यूल का 1% ही अनकवर किया हो, 99% अभी भी कहीं छिपा बैठा हो सकता है हमने मॉड्यूल का 80% अनकवर कर दिया हो, 20% कहीं छिपा बैठा हो। तो इसके बारे में कहना, समझना, किस तरह से मॉड्यूल डेवलप हुआ, कैसे हुआ, ये कहना बहुत मुश्किल है। पहले के वक्त में क्या होता था, ये थोड़ा सा रेडिकलाइजेशन का फर्क है, मैं इसको गौर करना चाहूंगा इस बात पे कि पहले क्या होता था कि रेडिकलाइजेशन में एक रिक्रूटर कई लोगों को रेगुलराइज करता था, तो आप एक लिंक तक अगर पहुंच गए तो बाकी पूरे मॉड्यूल को अनकवर करना इजी हो जाता था। अब क्या हो रहा है कि ये हब एंड स्पोक मॉडल ना होकर के ये एक इंडिपेंडेंट मॉडल है, जिसमें एक अगर दो सब्जेक्ट बराबर के घरों में भी रह रहे हैं और उनको एक ही व्यक्ति रेडिकलाइज कर रहा है, तो दोनों को भी नहीं पता होता कि आपस में क्या रिलेशन। तो अगर आपने एक लिंक को कनेक्ट किया या एक लिंक को आपने तोड़ा, तो बाकी कितने लिंक्स हैं इसके बारे में पता करना बहुत मुश्किल है, जब तक कि आप मेन लिंक जो कि पाकिस्तान में बैठा उसको अनकवर नहीं करते। तो इसमें जो जी अमित जी, इसमें जो फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इतना बड़ा काम बिना पैसे का तो हो नहीं सकता। सिर्फ अगर मान लीजिए कि कोई कंपैशनेट ग्राउंड में या किसी का दिमाग को आपने घुमा दिया तो कुछ करने की कोशिश करेगा, मान लिया कि वो एक ह्यूमन बॉम्ब बनने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इन सबको करने के लिए तो ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स आर रिक्वायर्ड। ये पैसे कहां से आ रहे हैं, क्या वो ट्रेस नहीं हो सकता? देखिए पैसा ट्रेस हो सकता है, बट देखिए आज से पहले कुछ सालों पहले तक जो चीजें होती थी, जो फंड आता था बाहर से आता था, विदेशों से आता था, इलीगल बिजनेसेस के थ्रू आता था, उसको सरकार ने ट्रैक करने में काफी सफलता हासिल की है। तो यही कारण है कि आतंकवाद के ऊपर काफी हद तक लगाम लग गई है। जो इलीगल चैनलों से पैसा आता था वो पत्थरबाजी में खर्च होता था, आपने देखा जम्मू कश्मीर में उस के ऊपर आपने रोक लगाई तो पत्थरबाजी बिल्कुल बंद हो गई। लेकिन अब जो नया ट्रेंड है वो है लीगल सोर्सेज से इनकम या फिर क्राउड फंडिंग। ओके, आप इसी कार्रवाई की बात कर लें। इस कार्रवाई में पता लग रहा है कि कोई लेडी डॉक्टर थी, उनको बोला गया कि आप मुझे 8 लाख रुपए उधार दे दीजिए, हम आपको बाद में चुका देंगे, और 8 लाख रुपए उन्होंने दे दिए गुडविल में, और उस पैसे का इस्तेमाल एक्सप्लोसिव खरीदने के लिए हुआ। तो अब जो है लोकल सोर्सेज से आतंकवादी पैसा जमा करने लगे हैं, या क्राउड फंडिंग कर लेते हैं बैठ करके, मुझे किसी फंडिंग के लिए, किसी नोबल कॉज के लिए पैसा चाहिए, इकट्ठा कर लिया, अलग अलग जगहों से इकट्ठा कर लिया, उसको चैनलाइज कर दिया। तो ये इतना बड़ा पैसा नहीं, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जितना बड़ा आप जिस तरह से पहले पैसा आते थे, पहले विदेशों से करोड़ों आते थे, अब उस तरह की हालत नहीं है। जो थोड़ा बहुत ये लोग अरेंज कर पाते हैं, अरेंज लोकली क्राउड फंडिंग के थ्रू कर पाते हैं, वो भी लिमिटेड, और इसीलिए शायद हमने देश में आतंकवाद को काफी हद तक रोक करके रखा है। जी, तो ये बात जो अमित साहब ने कहा है कि काफी हद तक इन चीजों को, पहले एक जमाना था जिस वक्त हर महीने या हर 2 महीने में एक ब्लास्ट देखा जाता था, उस पर काफी चेक आया है। लेकिन 2 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मेजर साहब ने, अमित बंसल साहब ने बताया है कि एक तो मॉनिटरिंग की बहुत जरूरत है, और जितने भी लोग हैं वो अलर्ट रहें, जागरूक रहें, और कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो पुलिस को देने के लिए 2 सेकंड का भी वो देर ना करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और फाइनेंस का जो मूवमेंट है, डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। और मेरा मानना है कि अमित जी जो भी बातें बताएं ये बहुत रेलेवेंट है। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक बार फिर अमित जी से हम हफ्ते 2-4 दिन रेडिकलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि रेडिकलाइजेशन एक बहुत लंबा टॉपिक है। जी, और उसके ऊपर एक सेपरेट की बात करेंगे। डेफिनेटली वी विल डू दैट। थैंक यू सो मच अमित जी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू, गॉड ब्लेस।